तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 की, जो कि था प्लानिंग। हम इसकी 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मैंने फीचर्स और इंपॉर्टेंस याद करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, तो वीडियो जाके जरूर देख लेना। दूसरे पार्ट में हमने बात की लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने बात की प्लानिंग प्रोसेस, इसकी भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। चौथे पार्ट में मैंने आपसे बात की थी मीनिंग ऑफ प्लान्स, कि प्लान क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, इनके फीचर्स, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये हमने चौथे पार्ट में डिस्कस किया। ये आप पार्ट देखने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा, अगर आपने 4th पार्ट सिर्फ नहीं देखा है वो जरूर देख लेना। उसमें है स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान, क्योंकि अब जो ये 8 के 8 पॉइंट आ रहे हैं ना, इनमें हमें सबसे पहले तो यही पता करना है कि आपका सिंगल यूज प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है। अब इसमें मैं आपको वैसे बताऊं तो आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव है और जो स्ट्रेटजी है, ये ना तो आपका सिंगल यूज प्लान है ना ही आपका स्टैंडिंग प्लान है। हम बोल सकते हैं या तो ये दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं है, ना ये सिंगल यूज है और ना ही ये स्टैंडिंग है। अब बचे कितने, टोटल 6, क्योंकि 2 तो हो गए 8 में से, 6 बचे, 6 में से 4 पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल्स, ये 4 हैं आपके स्टैंडिंग प्लान, और लास्ट के ये 2 हैं आपके सिर्फ सिंगल यूज प्लान। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंगल यूज प्लान के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, आपके स्टैंडिंग प्लान के कौन से एग्जाम्पल हैं। आपको क्वेश्चन में केस स्टडी दे सकते हैं, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा ये किस टाइप का प्लान है, फिर आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि ये सिंगल यूज है या स्टैंडिंग है। तो ये सब कुछ इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि 4th पार्ट और 5th पार्ट, यानी ये जो चल रहा है लगातार आप देखें, पहले वो देखें फिर आप ये पार्ट देखें। चलो हम लोग एक काम करते हैं, एक एक से डिस्कस करते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसे हम लोग नाम से ही बोलते हैं उद्देश्य, यानी ओवरऑल हमारा एट द एंड क्या ऑब्जेक्टिव है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्य को लेके चला रहे होंगे, तो फाइनली आखिर हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर इन्होंने बात की कि ऑब्जेक्टिव हमारा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब वो दिखने वाला स्मार्ट नहीं, यहाँ पर स्मार्ट का मतलब है, एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पर्टिकुलर होना चाहिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। पर्टिकुलर का मतलब एक फिक्स्ड हो, ऐसा नहीं आपने कुछ भी डिसाइड ना किया हो या कुछ भी मान के चल लो आप, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर ये, जैसे हम लोग ये रिमोट बना रहे हैं, तो रिमोट क्या साइज है, कौन कौन से बटन हैं, क्या इसकी टोटल डायमेंशन है, कौन सा कलर है, इसमें क्या क्या चीज़ है, ये आप जब सब कुछ पहले से डिसाइड कर लेते हो, ये आपका स्पेसिफिक कहलाता है। और जनरल का मतलब कि आप एक नॉर्मल बना दो, उसमें कुछ भी डिसाइड नहीं किया, जैसा बन जाए वैसा ही ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो स्पेसिफिक होगा, वो पर्टिकुलर होगा आपका। दूसरी चीज़ एम फॉर मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव ऐसा रखना है जिसे आप मेज़र कर सको, ठीक है, नंबर टर्म्स में मेज़र जिसे आप कर सकते हो। उसके बाद अचीवेबल, ऑब्जेक्टिव ऐसा रखोगे जो अचीव हो सकता हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड ऐसा किया है जो अचीव होना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आपने ज़बरदस्ती ऑब्जेक्टिव को मजाक बना दिया, ऐसा नहीं करना। उसके बाद रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब आपके एटलीस्ट योग्य तो हो। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल हमने ये जो रिमोट बनाए थे, ये 5 लाख क्वांटिटी बनाई थी रिमोट की। कितनी? 5 लाख। अब मैंने आपसे कहा, मैंने कहा भाई चलो इस साल भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आप बड़ा ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, एक काम करो 4 लाख यूनिट बनाते हैं इस साल। ये बताओ क्या रिलीवेंट रहेगा? नहीं रहे। पिछले साल जब 5 लाख बनाए तो जनरली हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप 6 लाख या 7 लाख की बात करो तो रिलीवेंट है, बट कम हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करते हैं। उसके बाद टाइम बाउंड, कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसमें टाइम बाउंडेशन जरूर होनी चाहिए कि आप कितने समय के लिए वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, कितने समय में वो पूरा हो जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई है तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। देखो, इंक्रीज इन सेल बाय 10% बाय 6 मंथ्स, सिर्फ इतना है। सेल आपने इंक्रीज करनी है, कितनी इंक्रीज करनी है? 10%, वो भी कितने मंथ्स में? 6 मंथ्स के अंदर। पहली चीज़ टाइम बाउंड है, 6 महीने की बात की। रिलीवेंट है क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो सेल को। अचीवेबल है, बिल्कुल आपको 10% सेल बढ़ानी है, आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद मेजरेबल है, आप आसानी से सेल को मेजर कर सकते हो। और स्पेसिफिक है क्योंकि सेल की ही, पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, डिक्रीज इन रिजेक्शंस बाय 2% बाय 1 मंथ। 1 महीने में आप 2% से रिजेक्शंस कम करना है आपको। ये भी आपका गेन क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इसके फीचर्स दे रखे हैं, जल्दी से देख लो, लगभग 5 या 6 पॉइंट हैं।
दो तीन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला, डिटरमाइनिंग व्हाट इज टू बी डन। आपको सबसे पहला काम ये डिटरमाइन करना है कि आखिर हमें क्या करना है। दूसरा, इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, क्या ये प्लानिंग का एंड रिजल्ट है, ये भी डिसाइड करेंगे किसमें, ऑब्जेक्टिव में। फिर ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारी किसकी डायरेक्शन में होंगी, ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन में, यानी हम सारी एक्टिविटीज अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही करेंगे। उसके बाद सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, तो ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग के लिए आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है, उसी के द्वारा हम काम करेंगे। डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होंगे, किससे कैसे बिहेवियर रहेगा, क्या क्या करना है वो सब। और दीज आर यूजुअली सेटअप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा सेट किए जाते हैं। सेकंड और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी थोड़ा सा मिलते जुलते वर्ड है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, पहले हिंदी में आराम से मतलब समझो। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने भी क्या किया था, ऑब्जेक्टिव सेट किया था। ऑब्जेक्टिव सेट क्या किया था कि हमें 5 लाख रिमोट बनाने हैं केवल, ये हमने क्या डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी अचीव तो हमें 5 लाख यूनिट्स करनी है, बट 5 लाख यूनिट्स को कैसे अचीव करोगे, एट द एंड ये रिजल्ट कैसे अचीव होगा, इसके लिए जो भी आप छोटे छोटे प्लान्स या जो भी आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हो वो आपकी स्ट्रेटजी कहलाती है। अब देखो, रीड भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ए स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हो वो आपकी स्ट्रेटजी कहलाती है। अब अगर आपसे कोई पूछे, हाँ भाई तो ऑब्जेक्टिव में और स्ट्रेटजी में डिफरेंस बता दो क्या आराम से, 3 से 4 पॉइंट अब आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से अलग हो गया, स्ट्रेटजी पूरी तरीके से अलग हो गया। आगे देखो, इसकी डायमेंशंस है 3। पहला, आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, यानी आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था ना उसी को इवेल्यूएट करो यहाँ पर। फिर एडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, और आपको पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड करना है कि अब आप किस दिशा में काम करोगे। और तीसरा, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करो, संसाधनों को अरेंज करो। फिर है हमारे पास कुछ थ्योरी वाली बातें हैं, आप रीड करोगे ये सब बातें, बट मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल याद रहेगा तो हमें ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। एग्जाम्पल देख लो बस, इंपॉर्टेंट। चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, आपने एडवर्टाइजिंग मीडिया के लिए चॉइस करना है, ये आपका कैसा है, स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसी से हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। जैसे हमने बात की थी ना, सेल हमें बढ़ानी है, ठीक, तो एडवर्टाइजिंग मीडिया यानी आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करोगे, न्यूज़पेपर पे करोगे, मैगजीन्स पे करोगे, यूट्यूब पे करोगे, या आप कैसे करोगे, तो वो आपको डिसाइड करना है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, सेल प्रमोशन की कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाओगे आप, फ्री सैंपल दोगे, गिफ्ट दोगे, वाउचर्स दोगे, क्या तरीका अपनाओगे वो यहाँ पर आएगा। विथ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड, आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, क्या कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान प्रोवाइड करेगी, या कंज्यूमर फिर होलसेलर फिर रिटेलर के पास जाएगा, या कंपनी एजेंट होलसेलर रिटेलर, या इस प्रकार से सामान जाएगा। तो ये आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर डिसाइड करना है, किसमें, स्ट्रेटेजी में, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को डिसाइड करके हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। और ऑब्जेक्टिव हमने क्या रखा था कि सेल को 10% इंक्रीज करना है, तो ये आपकी क्या है, स्ट्रेटजी। अगर आपको बातें क्लियर हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना मेरे को, ठीक है। चलो इसके फीचर्स भी देख लेते हैं कुछ हम लोग। तो इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ बिजनेस, तो ये बिजनेस का ब्लूप्रिंट होता है, ये हमें आउटलाइन प्रोवाइड करता है, कौन, स्ट्रेटजी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया, उसे अचीव कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स अपनाएंगे, वो हमारा स्ट्रेटजी कहलाता है। उसके बाद स्ट्रेटजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो यहाँ पर मैं आपको थ्योरी पढ़ने के लिए बता रहा था उसमें भी यही सब बातें लिखी हुई जो मैं अभी आपसे पढ़ रहा हूँ कि स्ट्रेटजी किससे इन्फ्लुएंस करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट से, ध्यान रखना। और बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा रहता है, अनसर्टेन, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, बट हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कह सकते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं इसके लिए हम लोग। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटजी डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन, तो ध्यान रखना है स्ट्रेटजी आपका फ्यूचर डिसीजन मेकिंग होता है, भविष्य के लिए आपको डिसीजन लेना है, ये आपकी स्ट्रेटजी बनाना कहलाता है। उसके बाद चलो बाकी आप लोग रीड कर लोगे, मैं आपको मेन का पॉइंट बताता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, वरना 8 पॉइंट हमारे पास। अब आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होती है, देखो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जनरल रिस्पॉन्स होता है, ये आपकी पॉलिसी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक,
क्रिकेट में हमेशा क्या करना है, हमारा टारगेट रहता है मैच को जीतना। अब मैच को जीतने के लिए आप क्या पॉलिसी बनाते हो, यानी हम यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो हमें एक टारगेट अचीव करना है। टारगेट सपोज करो ये करना है हमें कि एक दिन में हमारी 500 यूनिट बन जानी चाहिए रिमोट की। एक दिन में कितनी, 500 यूनिट बननी ही चाहिए, ये हमारा टारगेट है, एक दिन का टारगेट है। अब इसे अचीव करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, क्योंकि ये तरीका हमें डेली डेली अपनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ पॉलिसी पहला हमारा स्टैंडिंग प्लान है। स्टैंडिंग क्यों है, क्योंकि ये रिपीटेड है, डेली अपनाना पड़ेगा। तो समस्या क्या है, एक दिन में 500 यूनिट बनाना, वर्कर से बनवाना। कैसे बनाओगे, वो आपको पॉलिसी बनानी है कि वर्कर को रेस्ट भी दोगे, वर्कर्स को फिर इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करोगे, उन्हें दिन में एक बार मोटिवेट भी करोगे, उनका काम चेक भी करोगे, क्वालिटी का भी ध्यान रखोगे। ये सारी चीज़ आपकी पॉलिसी के अंदर आएंगी। ठीक है, देखो जरा, पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का जनरल रिस्पॉन्स होता है वो आपकी पॉलिसी कहलाती है। देखो आगे, इन सिंपल वर्ड इट इज़ ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग दी प्रॉब्लम्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका होता है जिससे वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। तो बाकी और देख लो, बाकी और देखने से पहले मैं आपको सीधा बोलूँगा एग्जाम्पल देख लो, बाकी तो आप एक बार रीड करोगे ही। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। परचेज पॉलिसी, आपकी परचेज पॉलिसी क्या है। परचेज पॉलिसी का मतलब, अब देखो आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है। क्या ऐसा है कि साल में एक ही बार रॉ मटेरियल परचेज करते हो? रॉ मटेरियल तो आमतौर पे करते रहते हो, स्टैंडिंग प्लान है। बट रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए या परचेज पॉलिसी आपकी कैसी है, कैसी का मतलब भैया 10 सप्लायर्स हैं, 10 में से आपको पहले ये देखना है कौन सा सप्लायर बेस्ट है जो टाइम पे सामान डिलीवर कर देता है। दूसरी चीज़ देखनी है किसकी क्वालिटी अच्छी है। तीसरी चीज़ देखनी है प्राइस किसकी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से आप एक उसको सिलेक्ट करोगे सप्लायर को। तो क्या पॉलिसी है आपको, आप कैसे सिलेक्ट करते हो? आप सिर्फ प्राइस को ही देखते हो, सिर्फ क्वालिटी को ही देखते हो, या जिससे आप सामान लेते हुए आ रहे हो सिर्फ उसे देखते हो? ये आपकी पॉलिसी है, आप कैसे परचेज करते हो। देखो आगे, फ्रॉम हाउ मैनी सप्लायर्स कंपनी शुड परचेज, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अमंग दी सप्लायर्स। सप्लायर्स के बीच से आप कैसे चूज करोगे एक बेस्ट सप्लायर को, ये आपकी पॉलिसी कहलाती है। अब ये हर एक बिजनेस का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई बिजनेस हो सकता है सिर्फ क्वालिटी को ही फोकस करे, तो जिसकी बेस्ट क्वालिटी है उसे चूज कर ले। कोई सप्लायर होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ प्राइस को ही देखे, तो जिस पे बेस्ट प्राइस मिलती है उससे हम परचेज कर लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को खुद का तरीका होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन से निपटने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज। ठीक है, तो देखो, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी की और एग्जांपल दे रखा है। नो क्रेडिट सेल पॉलिसी यानी आपकी सेल की पॉलिसी दे रखी है। आप जब सामान बेचते हो, नो क्रेडिट, कोई उधारी नहीं होगी। मेक और बाय पॉलिसी, तो आओ और खरीदो और परचेस करो, यानी कैश पॉलिसी के बारे में बात करें। देख लो फीचर्स और देख लेते हैं। तो किस पे ऑब्जेक्टिव होती है पॉलिसी, आपकी ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी आपकी ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड होती है। दूसरा, गाइड्स मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को अब ध्यान रखना मैनेजर्स गाइड करता है, स्ट्रेटजी के हिसाब से वो पॉलिसीज बनाता है। अब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी के छोटे छोटे पार्ट्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज। अब कुछ बातें समझ में आ रही होंगी आपके। बाकी आगे देखो, तो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। बाकी हम देखो डेफिनेशन में सारी चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में और नहीं देखना है। इसके बाद नेक्स्ट आओ प्रोसीजर। अब देखो प्रोसीजर वर्ड बना है प्रोसेस से। प्रोसेस का मतलब या प्रोसीजर का मतलब, जब आप किसी काम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो ना, तो उसे हम प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसीजर का मतलब स्टेप बाय स्टेप डूइंग फॉर कंप्लीशन ए टास्क। किसी काम को कंप्लीट करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप जो तरीका अपनाते हो उसे हम प्रोसीजर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप क्या बोलते हैं, भाई एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। स्कूल में एग्जाम चलते हैं, आप क्या बोलते हो, भाई एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या है, यानी डेट शीट क्या है, किसको कहाँ बैठना है, क्या सिलेबस है, यही तो प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या है आखिर उसके अंदर। देखो जरा, प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। फ्यूचर कंडीशंस को हैंडल करने के लिए जो भी आप एडवांस में स्टेप्स ले रहे हो वो आपकी प्रोसीजर्स कहलाती हैं। तो देखो, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयज इन डिफरेंट सिचुएशन मस्ट बी प्री डिटरमाइंड। सो
दी एवरीवन फॉलो सेम स्टेप्स। तो जो एम्प्लॉयज़ के स्टेप्स रहते हैं वो पहले से डिटरमाइंड होते हैं, पहले से सोचे हुए रहते हैं, ताकि उन सभी को हर एक इंसान फॉलो करे, हर एक वर्कर फॉलो करे। दी प्रोसीजर कैन बी डिफाइंड एज दी एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज़ टू बी एकम्प्लिश। तो जैसे एक्टिविटीज़ होंगी हमारी, वो एग्जैक्ट मैनर आपका प्रोसीजर कहलाता है। बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ अब एग्जाम्पल, क्या आपको कहीं नज़र आ रहा है? तो एग्जाम्पल मेरे ख्याल से इसमें कहीं पर नहीं दे रखा, नहीं बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल रीड करो, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक माइंड में ना बैठे ना, पॉइंट में मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो फॉर एग्जाम्पल द प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो ऑर्डर हैं उनमें सेल्स डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये प्रोसीजर है आपका प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये है आपका टोटल प्रोसीजर। चलो थोड़ा से फीचर्स और देख लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो देखो, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए आप क्या क्या सीक्वेंस अपनाते हो? जनरली मीन्ड फॉर इनसाइडर्स ओनली। और जो आपकी प्रोसीजर होती है वो इनसाइडर्स के लिए होती है, कंपनी के अंदर के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए नहीं है ये। आर मोस्टली इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, टाइम वाइज या सीक्वेंस वाइज, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। फिर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन इन फोर्स ए पॉलिसी एंड अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। और जो भी आप प्रोसीजर बनाते हो वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए बनाते हो, ठीक है, पहले से डिसाइडेड रहता है हमारा ऑब्जेक्टिव। फिर है एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज़ टू बी डन। तो एग्जैक्ट मैनर भी होना चाहिए जिस हिसाब से एक्टिविटीज़ हमारी होंगी। कितने पॉइंट्स हो गए? टोटल 4। सबसे बड़ा आपका, अच्छा सबसे बड़ा तो छोड़ो, इस टाइम पे हम 2 पॉइंट ऐसे पढ़ चुके हैं जो स्टैंडिंग प्लान के पार्ट थे। कौन कौन सा? प्रोसीजर, ध्यान रखना, स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि ये रिपीटेड है, ये आमतौर पे होंगे आपके। पॉलिसीज रिपीटेड, आपकी स्टैंडिंग प्लान। उसके बाद जो स्टार्टिंग के 2 थे ना, ऑब्जेक्टिव और दूसरा आपका क्या था, स्ट्रेटेजी। ये दोनों आपके ना तो सिंगल यूज़ ना आपका स्टैंडिंग, क्योंकि ये जनरली हम पूरे साल के लिए फिक्स करते हैं। तो साल भर के हिसाब से देखें तो यार ये हमारा सिंगल यूज़ होना चाहिए, बट यार हर साल भी तो करते हैं, तो ये आपका स्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए हम क्या कहेंगे, ना तो ये सिंगल यूज़ है ना आपका स्टैंडिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब मैं बैठूंगा तो यहीं पर, बट आपको 5th पॉइंट की बात करूंगा। 5th पॉइंट हमारे पास मेथड। अब देखो जितने पॉइंट होंगे ना, आसान है सारे। मेथड का मतलब आप किसी काम को करने के लिए कौन सा तरीका अपना रहे हो, ये आपका मेथड कहलाता है। बिल्कुल इजी। देखो, मेथड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग ए जॉब। एक जॉब को, एक काम को करने का आपने कौन सा तरीका अपनाया है, कौन सा फॉर्मुलाइज्ड तरीका, सिस्टमैटिक तरीका अपनाया है, ये आपका मेथड कहलाता है। मैनेजर डिसाइड इन एडवांस द कंपनीज वे ऑफ डूइंग ए जॉब। तो मैनेजर डिसाइड करते हैं एडवांस में कि किस तरीके से वो काम होगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें जो भी एग्जांपल दिया हो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो हमें प्रोडक्शन करना है, हमें ये रिमोट बनाने। रिमोट बनाने के 2 तरीके हैं। पहली चीज़ मशीन से बना सकते हो, दूसरी चीज़ ज़्यादा लेबर की हेल्प से बना सकते हो। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दोनों मेथड कहलाते हैं। अब इनमें से कौन सा मेथड सेलेक्ट करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया होगा वो दिया होगा डेप्रीशिएशन का। आपने 11th क्लास में, सभी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, BST पढ़ रहे हो, तो अकाउंटेंसी के अंदर हम लोगों ने डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर 2 मेथड पढ़े थे। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करेगी डेप्रीशिएशन लगाने के लिए, ये हमारा मेथड ही कहलाता है। तो हो सकता है कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड लगाए, कोई कंपनी रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाए। देखो एग्जाम्पल देख लो पहले, उसके बाद में फिर आपको और बातें पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल फॉर वैल्यूएशन ऑफ डेप्रीशिएशन वेदर टू यूज स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। तो आप डेप्रीशिएशन की वैल्यू निकालने के लिए आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हो या रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाते हो, ये आपके मेथड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये 2 मेथड्स हैं हमारे पास डेप्रीशिएशन के। इसके बाद चलो पहले तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, चलो फीचर्स की ही बात करते हैं, बाकी आप सभी लोग रीड करोगे। तो स्टैंडर्डाइज वे इन विच ए टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म। तो एक स्टैंडर्डाइज वे होना चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए जिससे आप टास्क के लिए काम करोगे। तो दूसरा है सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड टू सेव टाइम। समय को बचाने के लिए आपको सही मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। और एक लास्ट है मेथड्स वेरी टास्क टू टास्क। और टास्क टू टास्क के हिसाब से हमारे मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। चलो इसके बाद 5 पॉइंट के बाद 6वें पॉइंट पर आते हैं रूल्स। अगेन मैं कहूँ एक इजी पॉइंट और स्टैंडिंग प्लान है। स्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि यार रूल्स रेगुलेशन आपको पता है डेली फॉलो करने ही पड़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, जब भी रूल्स बोलो ना तो रूल्स एंड रेगुलेशन बोल दिया करो, अपने आप बातें याद आ जाती हैं। रूल्स का मतलब काम को करने का जो सिस्टमेटिक तरीका है,
जो सिस्टमेटिक गाइडलाइंस है, जो हर एक को फॉलो करना पड़ता है, वो आपके रूल्स कहलाते हैं। यार आप लोग क्लास में बैठते हो ना, सर मे आई गो टू फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पता नहीं मेरी इंग्लिश तो बड़ी तूफानी है, यही बोलते थे ना बचपन में। तो क्या हम पानी पीने जा सकते हैं? पूछ के ही जाते हो ना, आउट पास लेके ही जाते हो ना। ये हमारे स्कूल के, हमारी क्लास के रूल्स हैं। सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी तो कुछ रूल्स होते हैं ना। देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँगा तो अच्छा, एक एग्जाम्पल और मेरे को अचानक याद आ गया। आप स्टेशन पे बैठते हो, रेलवे स्टेशन की बात करूँ, जगह जगह लिखा रहता है नो स्मोकिंग, कूड़ा कूड़ादान में ही डालें। ये क्या है? ये रेलवे स्टेशन के या प्लेटफॉर्म के रूल्स हैं। तो आप रेलवे स्टेशन पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, तंबाकू नहीं खा सकते हो, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकोगे तो फाइन लग जाएगा। तो ये रेलवे स्टेशन के आपके रूल्स हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल्स होते हैं। देखो थोड़ा सा मैं रीड करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शन फॉर द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ आपकी रूल्स के अंदर आती हैं। इज़ नो डायरेक्शन अलाउड इन रूल्स, तो नो डिस्क्रिशन, तो रूल्स में कोई भी डिस्क्रिशन अलाउड नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर रूल्स रहेंगे सबके लिए। दैट इज दे मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एंड इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड देन स्ट्रिक्ट एक्शन आर टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉयज़। अगर रूल्स आप फॉलो नहीं करते हो तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो बाकी आप लोग रीड करोगे। एग्जाम्पल कहाँ चला गया? ये रहा, फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है आप सभी को, देख लो जल्दी से। देयर कैन बी रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। लो भाई साहब, मैं तो बात कर रहा था रेलवे स्टेशन की, यहाँ इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नो स्मोकिंग का रूल है, यानी कोई भी एम्प्लॉय स्मोकिंग नहीं कर सकता। अगर बाई चांस किया तो ध्यान रखना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किए जाएंगे, उसको एक कोई सजा भी मिल सकती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से निकाला भी जा सकता है। कुछ फीचर्स देख लो। कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट तो समझते हो ना, इंसान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कौन कौन से एक्शंस लेगा, कौन कौन से नहीं लेगा, ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है। स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन बताएगा? रूल्स। फिर आर रिजिड, ध्यान रखना है रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, रूल्स में आसानी से चेंजेस नहीं कर पाओगे। और दे आर यूजली सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, और ये प्लान बहुत सिंपल टाइप के होते हैं। कितने हो गए? 6 हो गए टोटल, याद हो जाएंगे, ये गिनवाऊंगा भी 6 के 6। पहला ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रेटजी, फिर पॉलिसी, फिर प्रोसीजर, और प्रोसीजर के फिर बाद हमने 5वां पढ़ा मेथड, और फिर रूल्स। सारे पॉइंट आसान थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 7वें पॉइंट पर। अब ध्यान रखना 7वां और 8वां फिर मैं कहूँगा आसान है, बट ये दोनों कैसे हैं? सिर्फ सिंगल यूज़ प्लान। तो ध्यान रखना 7वां और 8वां, एक प्रोग्राम्स और एक बजट, ये दो ही हैं जो सिंगल यूज़ प्लान है। बाकी जो अभी पिछले 4 पढ़े वो आपके स्टैंडिंग प्लान, उससे पहले 2 पढ़े थे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, ना वो सिंगल यूज़ ना वो आपके स्टैंडिंग। चलो 7th की बात करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं। तो प्रोग्राम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। अब जरा मेन बात आ गई कि जो हमारा प्रोग्राम्स होता है वो क्या होता है। अच्छा पहले तो प्रोग्राम को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हटाओ, ऐसे नॉर्मली समझो कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। अच्छा आपने, चलो मैं आपके स्कूल की बात करूं, CCA प्रोग्राम्स, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं। क्या होता है उसमें? डांस होता है, सिंगिंग होता है, और पता नहीं कितनी कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। काफ़ी सारे बच्चों से परफॉर्म करते हैं, उनमें से कुछ बेस्ट रहते हैं, उनको सेलेक्ट करके प्राइजेस भी मिलते हैं। तो CCA प्रोग्राम में क्या होता है? काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ परफॉर्म की जाती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर बिजनेस के अंदर प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्ट्रेटजी हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, प्रोसीजर हुआ, आपके रूल्स हुई, इन सबको मिला दिया जाए ना तो ये आपका प्रोग्राम बन जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। ऑल दीज प्लान टुगेदर फॉर्म ए प्रोग्राम। द प्रोग्राम्स आर मेड टू गेट सिस्टमेटिक वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं। अब बात समझ के ना, प्रोग्राम के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें मिला दो। रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे? प्रोग्राम के अंदर आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोग्राम के अंदर आएंगे। कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो करना है? प्रोग्राम के अंदर आएंगे। यानी प्रोग्राम कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है, प्रोग्राम इन सबसे बड़ा वर्ड है। और बड़ा इसलिए है क्योंकि प्रोग्राम एक ही बार डिसाइड किया जाएगा। बात समझ रहे हो? प्रोग्राम एक ही बार डिसाइड किया जाएगा, एक ही बार बनाया जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग सिंगल यूज प्लान भी बोलते हैं। बाकी ये जो सारी चीज़ें थी ना, ऑब्जेक्टिव हुआ, पॉलिसी हुआ, प्रोसीजर हुआ, रूल्स हुआ, ये सब चीज़
हम बनाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, फिर बना लेते हैं, फिर तोड़ देते हैं। मतलब ये है कि ये स्टैंडिंग प्लान्स थे, तो इन स्टैंडिंग प्लान्स को मिला के एक सिंगल यूज प्लान बनता है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। बाकी और थोड़ा सा और रीड करेंगे हम लोग। तो दी प्रोग्राम्स क्रिएट रिलेशन बिटवीन पॉलिसी, प्रोसीजर और गोल्स। तो प्रोग्राम क्या करता है, इनके बीच रिलेशन क्रिएट करता है। बाकी एग्जाम्पल ढूंढो अगर आपको कहीं मिल गया, बिल्कुल मेरे को मिल गया। तो फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल आप कंस्ट्रक्ट करोगे। अब शॉपिंग मॉल आपको लग रहा होगा सर बड़ा आसान एग्जाम्पल दे दिया। आसान का मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो बेटा, जब शॉपिंग मॉल आप कंस्ट्रक्ट करने की बात करो ना, तो शॉपिंग मॉल में कहाँ कौन सी शॉप होगी, कहाँ क्या चीज़ होगी, काफ़ी सारा अरेंजमेंट होता है, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। कहाँ गैलरी होगी, कहाँ आपका सीढ़ी होगी, आपकी स्टेयर्स होंगी, सब कुछ सोच समझ के आपको शॉपिंग मॉल डेवलप करना पड़ता है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। आपका है ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट। आप कोई नया डिपार्टमेंट ओपन करने जा रहे हो, वो भी आपका प्रोग्राम्स। तो डिपार्टमेंट ओपन करने से पहले काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाओगे। चलो फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के बारे में एक डिटेल्ड स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम्स कहलाता है। प्रोग्राम्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, इंश्योर सिस्टमेटिक वर्किंग और इंक्लूड्स गेमट ऑफ एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स। बाकी ये छोड़ देना यार, दोनों मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, चलो कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए। ठीक है, फीचर्स एटलीस्ट 3 या 4 पढ़ते हुए चलना। 3 फीचर पढ़ लेना, 3 बहुत हो जाएंगे। क्योंकि वैसे तो आप लोगों की मेरे को आदत पता है कि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ डेफिनेशन, मतलब समझ में आ गया, काम हो गया। तो वैसे तो मतलब ही पढ़ते हो, बट उम्मीद करूंगा 3 फीचर्स आप पढ़ते हुए चलोगे। एक लास्ट पॉइंट आपका बजट, और वेरी सिंपल और बहुत आसान पॉइंट। बजट का मतलब, जब भी हम बजट की बात करते हैं तो बजट का मतलब होता है पैसा। कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, ये हमारा बजट कहलाता है। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में वो अपने नोट करेंगे सारी चीज़ें, वो आपका बजट कहलाता है। न्यूमेरिकल यानी नंबर टर्म्स में। देखो जरा, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो आपके न्यूमेरिकल टर्म्स में जब हम बात करेंगे तो आपका बजट कहलाएगा। तो इन बजट द रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजर्ड एंड मोस्ट ऑफ ऑल टाइम दे आर फाइनेंशियल इन नेचर। और हमेशा ही ये ध्यान रखना कि आपके फाइनेंशियल नेचर में होते हैं। बट इट डज नॉट मीन द कंपनी प्रिपेयर ओनली फाइनेंशियल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ओनली फाइनेंशियल बजट ही बनाती है। बट इसका मतलब ये है कि जो भी बजट बनता है उसमें फाइनेंस नेचर की बात की जाती है, यानी हमेशा पैसे से रिलेटेड ही बजट हमारा बनाया जाता है। तो अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल बजट, कैपिटल बजट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फाइनेंशियल बजट के साथ साथ कैपिटल बजट भी बनाया जाता है, ताकि हमें पता चले कि कितने पैसों की आवश्यकता है, कितनी कैपिटल की जरूरत है। बाकी एग्जाम्पल ढूंढो, ये रहा। सेल्स दे रखी है 1 लाख यूनिट आपको करनी है, प्राइस आपको दे रखा है 20 रुपये। तो 20 रुपये के हिसाब से आप 1 लाख यूनिट बेचोगे, कितना आएगा, ये आपका आएगा 20 लाख रुपए। तो आपका सेल्स बजट कितना हो गया, 20 लाख रुपए। ठीक है, बाकी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो फीचर्स भी रीड कर देते हैं एक दो। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ध्यान रखना। सर्व्स एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको कंपेयर करना है, जो सोचा था वही आपका रियल में आया ही नहीं। क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर, भविष्य में फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर होगा। बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल। तो मैं फ्रेंड्स 4 ही पॉइंट काफ़ी हैं वैसे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, अराउंड 27-28 मिनट हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना हूं, बट मैं आपसे यही कहूँगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट पढ़ जरूर लेना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। आपने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, और बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।